दोस्तों हम लोगों ने पिछली क्लास में डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात किया था। आज की क्लास में हम लोगों को बात करना है एक बहुत ही छोटे से टॉपिक जिसका नाम है फंडामेंटल ड्यूटी। फंडामेंटल ड्यूटी को अगर आप देखेंगे तो सवालों के दृष्टिकोण से ये महत्वपूर्ण होता है, लेकिन बहुत ही आसान टाइप के सवाल आपको इस टॉपिक से देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पर एक बात बहुत अच्छे तरीके से समझ लेना है कि आखिर जो कर्तव्य शब्द होता है, कर्तव्य को हम लोग अगर डिफाइन करना चाहें तो किस तरीके से हम लोग कर्तव्य को डिफाइन करेंगे। इसके बाद हम लोगों को समझना है कि हमारे संविधान के अंतर्गत फंडामेंटल ड्यूटी का किस तरीके से प्रावधान किया गया है, कौन सा इसके लिए इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, कहां से इसको हमने ग्रहण किया है, इसमें संशोधन वगैरह देखेंगे। और सबसे लास्ट में हम लोग देखेंगे कि आखिर जो फंडामेंटल ड्यूटी आपको दिया गया है इसमें कौन कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी हैं, साथ ही साथ हम लोग इसको प्रभावित करने के लिए कौन कौन से महत्वपूर्ण केस हैं जो कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया है। तो इन सभी बिंदुओं की चर्चा आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप हेडिंग बनाइएगा मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटी हम लोगों को आज पढ़ना है। हेडिंग आपकी होगी, टॉपिक का नाम है आपका मौलिक कर्तव्य। दोस्तों मौलिक कर्तव्य को जानने से पहले, फंडामेंटल ड्यूटी को जानने से पहले हम लोगों को एक बात सबसे पहले ये समझनी है कि आखिर जो कर्तव्य होता है या ड्यूटी होती है, कर्तव्य को अगर आप परिभाषित करेंगे तो इसको क्या परिभाषा बनाएंगे। कर्तव्य यानी कि ड्यूटी को अगर आपको डिफाइन करने की जरूरत पड़े तो आप ड्यूटी को किस तरीके से निभाएंगे। जैसे आपने देखा था कि फंडामेंटल राइट में हम लोगों ने पढ़ा था कि राइट क्या होता है, यानी कि अधिकार क्या होता है। तो अधिकार में आपने देखा था कि अधिकार जो होता है वो किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक होता है। ठीक इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो जो कर्तव्य है ये आपको अधिकारों में अपने आप देखने को मिल जाता है। यहां पर एक बड़ी महत्वपूर्ण बात यह होती है कि जो भी कर्तव्य होते हैं वो नैतिक प्रतिबद्धता पर आधारित होते हैं, यानी कि इनको मॉरली जो होता है वो फॉलो करना होता है। तो नैतिक प्रतिबद्धता जुड़ी होती है किसके साथ, वो होता है आपका कर्तव्य। नैतिक प्रतिबद्धता की बात हम लोग करते हैं तो इसको हम लोग कर्तव्य के रूप में इसे डिफाइन करते हैं, इसको हम लोग नैतिक प्रतिबद्धता के रूप में आप देखते हैं। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए, जैसे मतलब कि जो कर्तव्य होता है, कर्तव्य एक प्रकार का ऐसा काम होता है जिन्हें करने के लिए व्यक्ति जो होता है वो नैतिक रूप से प्रतिबद्ध होता है, नैतिक रूप में उसको करना चाहिए। जैसे हम लोग एक सेंटेंस बोलते हैं कि फला काम करना चाहिए, तो वही क्या है, कर्तव्य है। और ये हम काम करेंगे या हमारे लिए ये काम करना होगा आपको, अगर ऐसी बात आती है तो वहां पर आप एक तरीके से देखेंगे तो अधिकार झलकता है। तो ये बात थोड़ा सा डिफरेंशिएट करने के लिए आपको काम आएगा कि राइट और ड्यूटी में किस प्रकार का डिफरेंस होता है बहुत आम तौर पर। इसके बाद में देखेंगे तो गांधी जी ने एक स्टेटमेंट दिया था, उन्होंने कहा था कि कर्तव्य ही अधिकारों के मूल सोर्स होते हैं, यानी कि अधिकार जो कर्तव्य होते हैं वो अधिकारों के मूल सोर्स के रूप में काम करते हैं। ये जो कर्तव्य होते हैं, ये कर्तव्य जो हैं ये अधिकारों के ये अधिकारों के मूल स्रोत के रूप में काम करते हैं। कैसे काम करते हैं दोस्त, मूल स्रोत के रूप में कार्य करते हैं, और ऐसा मानना था गांधी जी का। बात क्लियर है। अब यहां से अगर आप देखेंगे तो जो हम लोग कर्तव्यों की बात कर रहे हैं, जैसे एग्जाम्पल एक और आप देख लें, जैसे बड़ों का सम्मान करना, ये हमारा क्या है, एक कर्तव्य है, एक नैतिक दायित्व हमारा है, नैतिक रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। लेकिन अगर इसे पूरा न करें, यानी कि हम रिस्पेक्ट ना करें किसी का, अपने से बड़ों का रिस्पेक्ट न करें, तो उसके लिए हमें किसी भी प्रकार के पनिशमेंट की व्यवस्था नहीं की गई है। तो सबसे जरूरी बात यहां पर यह है कि फंडामेंटल ड्यूटी जो है, जो कर्तव्य आपको यहां पर बतलाए गए हैं दोस्त, तो कर्तव्य जो होते हैं, कर्तव्य जो होते हैं ये अप्रवर्तनीय होते हैं, अप्रवर्तनीय होते हैं, यानी कि ये नॉन जस्टिएबल होते हैं।
और हमने आपको बतलाया भी था नॉन जस्टिसेबल का मतलब होता है कि न्यायालय के द्वारा इनको लागू नहीं करवाया जा सकता है। मतलब ये हो गया कि फंडामेंटल ड्यूटी के अंतर्गत जितने भी प्रावधान आपको देखने को मिलते हैं, अगर उनका किसी तरीके से वायलेशन होता है तो उस आधार पर आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, क्योंकि यह नॉन जस्टिसेबल है। इतनी बात आपको कंफर्म हो गई होगी। अब यहां पर अगर देखें तो आमतौर पर जितने भी देश हैं, सामान्य तौर पर बहुत कम ही देशों में आपको फंडामेंटल ड्यूटी देखने को मिलता है, और यहां पर यह मान लिया जाता है कि जिस देश में बहुत अच्छे से पढ़े लिखे लोग हैं तो वो अपने कर्तव्यों का बहुत अच्छे तरीके से पालन करते हैं। हमारे यहां अगर देखा जाए तो फंडामेंटल ड्यूटी जो था ये मूल संविधान में आपको नहीं मिलता है। तो पहली एक महत्वपूर्ण लाइन आप लिखिएगा कि ये जो फंडामेंटल ड्यूटी है ये है मूल संविधान में नहीं था। मूल संविधान में इसका प्रावधान नहीं किया गया था। मूल संविधान में प्रावधान नहीं किया गया था, ये बात आपको यहां पर ध्यान में रखना है। तब कब किया गया था? मूल संविधान में अगर इसका प्रावधान नहीं किया गया था तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया दोस्त कि इसको बाद में ऐड किया गया, बाद में इसको ऐड ऑन किया गया। और कब किया गया था? तो 42वां अमेंडमेंट था, 42वां संविधान संशोधन था 1976 में। 1976 में 42वें संविधान संशोधन के जरिए इसको जोड़ा गया। एक सवाल कभी कभी पूछा जाता है कि यह किसके प्रधानमंत्री के टाइम में बना था? तो पीएम इस समय थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी। इंदिरा गांधी जी के टाइम पर इसको ऐड किया गया। और ये 42वां संविधान संशोधन हमारे संविधान का एक ऐसा संशोधन है जिसको हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं, यानी कि लघु संविधान के रूप में भी इसको हम लोग जानते हैं, जो कि बहुत सारे ऐसे अमेंडमेंट थे, बहुत सारे ऐसे संशोधन थे जो कि 42वें संविधान संशोधन के जरिए ही इसको किया गया था। तो यहां तक की बहुत सिंपल सी बातें हैं, आप इसको ध्यान में रखिएगा। इसके बाद हम लोग अगर बात करें कि संविधान में हमारा जो मौलिक कर्तव्य ऐड किया गया, तो मौलिक कर्तव्यों को हमने कहां से लिया है, ये एक अच्छा प्रश्न बनता है। मौलिक कर्तव्यों को हमने कहां से लिया है? तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? सोवियत रूस के संविधान से। सोवियत रूस के संविधान से इसको लिया गया था। ये बात आपको कंफर्म हो गई। 42वां अमेंडमेंट था, 1976 का वक्त था। इसके बाद में अगर देखेंगे मौलिक कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर इसको लागू किया गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका ये होता है। समिति का नाम आप ध्यान रखिएगा, स्वर्ण सिंह समिति था। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इसको लागू किया गया था। और संविधान में आप जानते हैं लास्ट वाला भाग हम लोगों ने पढ़ा था, भाग 4 हम लोगों ने पढ़ा था, 4th पार्ट था। तो पार्ट कौन से? 4th ए में इसको शामिल किया गया। और आर्टिकल्स की अगर हम लोग बात कर लेंगे तो आर्टिकल का नाम हो जाएगा 51A। चूंकि यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि 51 तक तो हम लोगों ने किसकी बात किया था? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात किया। तो ये 51A जो है यही पर आपको दिया गया है, सोवियत संघ से लिया गया फंडामेंटल ड्यूटी, जिसको हम लोगों ने स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इसको लागू किया था। तो बहुत सिंपल सी बातें आपको यहां पर देखने को ये मिल जाती हैं। जैसे हमारे यहां क्या है, लोकतंत्र की बात हम लोग करते हैं, तो जनता जो होती है वो सरकार के प्रति अपने कर्तव्यों को का पालन करे, और सरकार को चाहिए कि वो अपने जनता के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करे। कहने का मतलब ये हो गया कि अगर हम लोग सरकार की बात करते हैं तो लोकतंत्र में चाहिए कि सरकार और जनता के बीच में क्या हो, सरकार जो हो वो अपने कर्तव्यों का पालन करे जनता के प्रति, और जनता जो है वो अपने कर्तव्यों का पालन करे सरकार के प्रति। तो अगर इस तरीके से दोनों एक दूसरे के कर्तव्यों का पालन करते हैं, कर्तव्यों का पालन अगर किया जाए, तो आप ध्यान रखिएगा कि बहुत अच्छे तरीके से हम लोकतंत्र को स्टेबल कर सकते हैं। तो लोकतंत्र का ये महत्वपूर्ण पार्ट होता है कर्तव्यों का पालन किया जाना। दूसरा एक पॉइंट आपको ध्यान में होगा कि हमने आपको बताया था कि जब हम प्रजा के रूप में होते हैं तो कर्तव्यों का पालन करते हैं, और जब नागरिक के रूप में होते हैं तो हम अपने अधिकारों का उपयोग करते हैं। ये सारी बातें आपको यहाँ पर कंफर्म हो गई होंगी। अब इसके बाद में हम लोग देखें
तो कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो मौलिक कर्तव्यों को अगर आप देखेंगे कि कौन कौन से मौलिक कर्तव्य हैं, तो वहां पर आपको ध्यान में यह रखना होगा कि मौलिक कर्तव्य मूलतः कितने थे। मूलतः का मतलब है कि मूल संविधान में नहीं, बल्कि जब ये जोड़ा गया था, यानी कि 1976 में 42वें संविधान संशोधन के जरिए जब जोड़ा गया, तो उस समय मूलतः कितने फंडामेंटल ड्यूटी थी। तो ये आपको एक सवाल पूछा जाता है। तो इसकी संख्या दोस्त थी 10, और इसके बाद में एक और जोड़ा गया, 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। इसकी चर्चा हम लोगों ने समय समय पर किया भी है। इसमें एक चीज आपको ध्यान में रखना है, जैसे जब हम लोग बात कर रहे हैं यहां पर मौलिक कर्तव्यों की, तो मूलतः इसकी संख्या कितनी होती है? मूलतः इसकी जो संख्या थी वो कितनी थी? मूलतः इसकी संख्या थी 10। और अगर बात कर लें कि वर्तमान में इसकी कुल संख्या कितनी है, तो वर्तमान में इसकी संख्या हो जाती है 11। 11वां कब जोड़ा गया, ये सवाल आपके लिए महत्वपूर्ण होता है। 11वें नंबर का जो फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ा गया था, इसको जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन 86th अमेंडमेंट के जरिए इसको जोड़ा गया था, और समय था 2002 में। 86वें संविधान संशोधन के जरिए साल 2002 में इसको जोड़ा गया, और यहां पर 11वें मौलिक कर्तव्य के रूप में यह व्यवस्था की गई कि जो भी 6 से 14 साल तक के बच्चे होंगे, उनके गार्जियन का यह कर्तव्य होगा कि अपने 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करें। यहां पर यह बात आपको ध्यान में रखना है कि वर्तमान में कुल कितने हैं, तो 11 आंसर लगाएंगे। मूलतः कितने हैं, तो मूलतः में आपको आंसर 10 लगाना होगा। जैसे बहुत सारे मौलिक कर्तव्यों को यहां पर बतलाया गया है, और इसमें से अगर आप ध्यान देंगे कुछ ऐसे मौलिक कर्तव्य भी बतलाए गए हैं जिसको अगर वर्तमान में हम लोग देखें, तो उससे क्या होगा कि मौलिक कर्तव्यों की जो सेंसिटिविटी है, या यूं कह लें कि उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, बहुत ज्यादा हद तक बढ़ जाती है। तो मौलिक कर्तव्यों को ध्यान रखिए, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि बहुत ज्यादा इसको अच्छे तरीके से लागू करने में हेल्प करते हैं। कौन कौन से वो मौलिक कर्तव्य हैं? जैसे बहुत बेसिक रूप में है मतदान का कर्तव्य, यानी कि वोटिंग करने का कर्तव्य। इसके अलावा देखेंगे तो टैक्स को पे करना, यह भी क्या होना चाहिए, ये हमारे देश के नागरिकों का ये एक कर्तव्य होता है। दूसरा एक पॉइंट होता है कि दुर्घटना में अगर कोई पीड़ित है तो उसको सहायता पहुंचाना, ये हमारा क्या है, कर्तव्य है। ये हमारी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ऐसे कार्यों को अवश्य करें। फिर इसके बाद देखेंगे तो आस पड़ोस को स्वच्छ बनाना, स्वच्छता की जो बात हम लोग करते हैं, तो ये भी क्या है आपका एक प्रकार का यह मौलिक कर्तव्य ही है, जो कि हम स्वच्छता की बात करते हैं। अन्याय के विरुद्ध अगर आवाज उठा रहे हैं, तो ये भी क्या है, एक प्रकार का कि आपकी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसके अलावा आप देखेंगे तो अनुचित कार्यों से स्वयं को और दूसरों को भी इससे प्रभावित होने से रोकना चाहिए। सद्भाव समाज बनाना चाहिए। अच्छे तरीके से कहने का मतलब यह है कि आप समाज के लिए जो कुछ भी अच्छा अच्छा कर सकते हैं, अगर उन सभी कार्यों को आप कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप एक अच्छे कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि ये जो 11 मौलिक कर्तव्य आपको दिए गए हैं संविधान के अंतर्गत, वो कौन कौन से मौलिक कर्तव्य आपको देखने को मिलते हैं। यहां से महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो होंगे वो सवालों के रूप में आपके सामने दिख जाएंगे। हम लोगों को यहां पर कुल 11 मौलिक कर्तव्यों की बात करनी है। देखिए, सवाल में कभी कभी इनमें से देकर के आपसे सवाल पूछा जाता है कि कौन सा इसमें से मौलिक कर्तव्य है, कौन सा इसमें से डीपीएसपी है, कौन सा इसमें से फंडामेंटल राइट है। अगर आपने सवालों का एनालिसिस किया होगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को आपने सॉल्व किया होगा, तो आपको इस बात का आइडिया अवश्य होगा कि किस प्रकार के सवाल फंडामेंटल ड्यूटी से आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं। एक एक करके हम लोग देखेंगे और सही तरीके से आपके एग्जाम में जो सवाल आते हैं उसको आप अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। चलिए नंबर 1 पर हम लोग देखते हैं। यहां पर आप देखेंगे तो नंबर 1 पर आपको दिया गया है कि संविधान का पालन करें और उसके आदर्श संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। यहां पर बहुत सिंपल सी ये बात है, और हम लोगों को ये करना भी चाहिए कि हम अपने संविधान का पालन करें। उसके अलावा उसके जो आदर्श हैं, आदर्श वाक्य हैं, जैसे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता है, तो ये सारे उसके आदर्श हैं। हम लोगों ने जब प्रियम्बल की बात किया था तो उस दौरान हमने आपको बतलाया भी था कि हमारी प्रियम्बल के अनुसार संविधान के कौन कौन से आदर्श हैं।
इसके बाद में देखेंगे तो आदर्श संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना यह हमारा कर्तव्य होता है आर्टिकल 51 ए के अंतर्गत। यह हो गया आपके पहले नंबर पर। दूसरे पॉइंट की अगर हम लोग बात करें यहां पर, तो दूसरे नंबर पर आपको क्या देखने को मिल जाएगा? दूसरे पॉइंट में अगर आप देखेंगे तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। यह भी क्या है? यह भी आपका एक प्रकार का मौलिक कर्तव्य होता है। सवाल आपसे पूछा जा सकता है, स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखने और उनका पालन करने का प्रावधान कहां पर मिलता है? तो फंडामेंटल ड्यूटी में आपको देखने को मिल जाता है। संविधान की भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना और अक्षुण्ण रखना, इसका प्रावधान भी आपको कहां पर मिलेगा? तो फंडामेंटल ड्यूटी में आपको मिल जाएगा। भारत की संप्रभुता किसकी करना होगा? संप्रभुता, एकता, अखंडता, इन सभी की रक्षा करना, इनको अक्षुण्ण बनाए रखना, इसका प्रावधान भी आपको कहां पर मिलता है? तो हमारे देश के फंडामेंटल ड्यूटी के अंतर्गत इसका भी प्रावधान आपको देखने को मिल जाता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं चौथे नंबर पर। तो चौथे नंबर पर आपको दिया गया है देश की रक्षा करना और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करना। जैसे आपने देखा था आर्टिकल 23 और 24 में जब हम लोग बलात्श्रम की बात करते हैं तो वहां पर आपको एक एक्सेप्शन के रूप में हमने बताया था कि अगर राष्ट्र की सेवा करने की बात आएगी तो वहां पर आपको आना होगा और राष्ट्र की सेवा करना होगा। तो वही बात यहां पर आपको कर्तव्य के रूप में दिया गया है कि देश की रक्षा करना और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करना। ये क्या हो जाएगा? ये भी आपका फंडामेंटल ड्यूटी हो जाएगा। 4 की बात हम लोगों ने कर लिया है। 5वें नंबर की अगर हम लोग बात करते हैं तो लिखा है भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करना, धर्म, भाषा, वर्ग आधारित भेदभाव नहीं करना है। कहने का मतलब है कि जो बंधुत्व की भावना की बात हम लोगों ने प्रियम्बल में किया था उसका सीधा असर आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा। एक दूसरे के बीच में भाईचारा, एक दूसरे के बीच में हम लोगों को सामंजस्य बना के रहने की आवश्यकता होती है। ये हमारा क्या है? कर्तव्य है। और अंत में चलते चलते जब आप 11 को पढ़ लेंगे तो आपको लगेगा कि अगर हम केवल और केवल अपने कर्तव्यों का पालन करें तो वाकई में किसी भी प्रकार की कोई समस्या ही नहीं हो सकती है। 6वें नंबर पर देखेंगे तो लिखा है हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें। तो हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो सभ्यता है, कल्चर है, सिविलाइजेशन है, उन सभी को समझने की आवश्यकता है। इसका प्रावधान किया गया है हमारी संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें। तो इस तरीके से दोस्तों आपने देखा है कि कुल हम लोगों ने 6 प्रकार के मौलिक कर्तव्यों का जिक्र यहां पर कर लिया। तो मौलिक कर्तव्यों को एक एक करके ज्यादा से ज्यादा चीजों को आप पढ़े रहेंगे, जितना ज्यादा आप इन सबको रिवाइज किए रहेंगे उतना ही बेहतर तरीके से आप चीजों को बतला सकते हैं। 7वें नंबर पर अगर हम लोग देखें तो 7वें नंबर पर आपको मिल जाएगा यहां पर प्राकृतिक पर्यावरण, वन, झील, प्राकृतिक पर्यावरण, वन, झील, नदी, जीव की रक्षा करें, दया का भाव रखें। अब यहां से एक बड़ा अच्छा प्रश्न निकल करके आता है कि जब हम लोग वन और वन्य जीव की रक्षा की बात करते हैं तो ये आपको कहां पर दिया गया है? डीपीएसपी में भी इसका प्रावधान है। और यहां पर क्या दिया गया है? प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना, वन की रक्षा करना, लेकिन वन्य जीव, झील, नदी, जीवों की रक्षा करना, इन सभी के प्रति दया भावना बनाए रखना, यह आपको कहां पर दिया गया है? फंडामेंटल ड्यूटी में आपको इसका प्रावधान किया गया है। मोस्टली आप देखेंगे तो कुछ ऐसे भी प्रावधान मिलेंगे जो कि आपको डीपीएसपी में भी मिल जाएंगे और कुछ ऐसे होंगे जो कि आपको फंडामेंटल ड्यूटी में भी मिलेंगे। तो फंडामेंटल ड्यूटी और डीपीएसपी में कुछ ऐसे प्रोविजंस होंगे जो आपको कॉमनली देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद में देखें तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण, ये सवाल आपसे पूछा गया है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानव भाव और सुधार की भावना का विकास करें, इसका प्रावधान भी कहां पर मिलता है? तो फंडामेंटल ड्यूटी में आपको देखने को मिलता है। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें, क्या आपको ये डीपीएसपी में नहीं मिला था? तो डीपीएसपी में भी आपको ये प्रावधान मिला था, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें,
वहां पर क्या मिला था आपको, ऐतिहासिक संपत्ति को सुरक्षित रखना। फिर इसके बाद देखेंगे 10वें नंबर पर है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करना। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि अगर हो रही है तो इन सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ना, लगातार प्रोग्रेस करना, यह भी कर्तव्य होगा। कहां पर, यह भी आपको दिया गया है फंडामेंटल ड्यूटी के अंतर्गत, आपको यह प्रावधान भी देखने को मिल जाता है। इसके बाद में देखेंगे तो 11वें नंबर पर आपको दिया गया है 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए, 6 वर्ष की आयु से, ध्यान रखिएगा ये वाला आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 6 to 14 ईयर्स आपको ध्यान में रखना है। 6 से 14 साल तक के बच्चों के आयु के लिए जो माता पिता होंगे और उनके प्रतिपाल यानी कि उनकी गार्जियन होंगे या उनको पालन करने वाले, देखभाल करने वाले, और संरक्षक का मतलब यहां पर गार्जियन हो गया, उन सभी को उन्हें शिक्षा प्रदान करने की ये कर्तव्य होगा किसका, माता पिता का, प्रतिपाल्य का, और साथ ही साथ उनका जो गार्जियन होगा। तो ये बात आपके लिए जरूरी है। इस तरीके से आपने देखा कि हम लोगों ने कुल यहां पर 11 प्रकार के मौलिक कर्तव्यों की बात किया है, और ये सभी जो 11 प्रकार के मौलिक कर्तव्य आपको यहां पर दिए गए हैं, एक एक प्रश्न के रूप में आपको मिल सकते हैं। सवाल आपको अलग अलग प्रोविजंस के रूप में यहां पर देखने को मिल सकता है। तो ये सारे जो प्रावधान आपको यहां पर दिए गए हैं, इन सभी प्रावधानों को आप कोशिश करिए कि इसको अच्छे तरीके से याद रखिए। चलिए अब बात कर लेते हैं हम लोग थोड़े से एक्स्ट्रा पॉइंट की, और वो सारे पॉइंट भी आपको अगर मान लीजिए कि सीधा सीधा नहीं तो आपसे इनडायरेक्टली सवाल के रूप में आपको मिलेंगे। जैसे मौलिक कर्तव्य जितने भी आपको दिए गए हैं, इन सभी मौलिक कर्तव्यों को लागू भी करवाना पड़ेगा। तो अगर इन मौलिक कर्तव्यों की हम लोग बात करें तो इनमें से सुप्रीम कोर्ट ने एक 1992 में निर्णय दिया था, और वो निर्णय था आपका MC मेहता बनाम भारत संघ। तो हेडिंग एक बनाइएगा, इसको प्रभावी करने के लिए प्रयास क्या क्या किया गया है, इसको प्रभावी बनाने के लिए प्रयास क्या क्या किया गया है। तो यहां पर अगर आप ध्यान देंगे तो पहला जो केस आता है वो होता है आपका MC मेहता वर्सेस इंडिया का एक केस आया था, और इसमें कुछ ऐसे प्रावधान आपको देखने को मिल जाएंगे जिससे आपको यह साबित होने लगेगा कि फंडामेंटल ड्यूटी को लागू करवाने के लिए या इसको प्रभावी करवाने के लिए प्रयास सुप्रीम कोर्ट के जरिए किया गया है। जैसे कि अगर हम लोग देखें जितने भी शैक्षणिक संस्थान होते हैं, इन शैक्षणिक संस्थान में इस वाले केस में MC मेहता बनाम भारत संघ के केस में यह डिसीजन दिया गया कि जो भी आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, शैक्षणिक संस्थाएं हैं, इन सभी में किस बात की व्यवस्था करनी चाहिए, जो भी आपके शैक्षणिक संस्थाएं हैं इसमें प्रावधान होना चाहिए कम से कम 1 घंटे के लिए 1 घंटे तक पर्यावरण की बात की जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में यह डिसीजन जब 1992 में आया था MC मेहता बनाम भारत संघ में, तो इन्होंने कहा था कि प्रत्येक शैक्षणिक संस्थाओं का यह कर्तव्य होना चाहिए कि कम से कम 1 घंटे पर्यावरण की बात करें, तो उससे क्या होगा, यह ज्यादा बेहतर हो सकता है। साथ ही साथ वन्य जीवों को सुरक्षित रखने के लिए, वन्य जीवों के प्रति दया भावना बनाए रखने के लिए भी यहां पर बातचीत की जानी चाहिए। इसके बाद में देखेंगे तो एक इसमें और भी इन्होंने बतलाया था, इन्होंने कहा था कि स्वच्छता पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। किस बात पर, स्वच्छता पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए, स्वच्छता सप्ताह मनाया जाना चाहिए। और आप देखते हैं कि समय समय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भी अक्सर आप देखेंगे तो सफाई वगैरह का संदेश दिया जाता रहता है। तो वो भी क्या होगा कि इन्हीं सब बातों का एक इफेक्ट आपको देखने को मिलता है। कहने का मतलब है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर निर्णय दिए हैं, उससे क्या होगा कि इन सभी की जो समसामयिक महत्व है, इसका करंट महत्व है, वो भी आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा। पर्यावरण संरक्षण के लिए अलग अलग टाइप के जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा सकते हैं। इन सभी बातों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए रेडियो का है, टेलीविजन का है, और इसके साथ साथ में अखबारों का है और सोशल मीडिया का है। इन सभी का सहारा लिया जाना चाहिए, और इन सभी के जरिए लोगों के बीच में जो पर्यावरण के प्रति जागरूकता है, इन सभी की चर्चा की जानी चाहिए।
इसके बाद में देखेंगे तो 1999 में 1999 में अगर आप देखेंगे तो एक रिपोर्ट और आई थी, उनका नाम था जस्टिस वर्मा समिति। नाम क्या था इनका? नाम था जस्टिस वर्मा समिति। तो जस्टिस वर्मा समिति ने भी कुछ ऐसे ही, अब देखिए जितने कर्तव्य आपको बतलाए गए हैं उनसे मिलता जुलता ही कोई भी अगर इस तरीके की समिति बनाई जाएगी तो उन सभी का जो उद्देश्य होगा कुछ इसी तरीके का होगा। तो इन्होंने क्या कहा था कि मौलिक कर्तव्य जो हैं इन सभी को विद्यालय के पाठ्यक्रमों में शामिल कर दिया जाए, और जब विद्यालय के पाठ्यक्रमों में शामिल कर दिया जाएगा तो ऑब्वियस है कि सभी विद्यार्थी इसको पढ़ेंगे। तो यहां पर इन्होंने रिपोर्ट में क्या बताया है? इन्होंने रिपोर्ट में बताया कि जो फंडामेंटल ड्यूटी है इसको पाठ्यक्रम में शामिल कर लिया जाए, पाठ्यक्रम में शामिल कर लिया जाए। तो ये इससे क्या होगा कि फंडामेंटल ड्यूटी का अच्छे तरीके से पालन करवाया जा सकता है। सवाल जैसे आपसे ये पूछा जा सकता है कि फला जो मतलब कि ये जो दिया गया है कि शैक्षणिक संस्थाओं को 1 घंटा कम से कम पर्यावरण शिक्षा पर देना चाहिए, स्वच्छता पर देना चाहिए। ये बात आपको कहां पर मिलती है? तो एमसी मेहता बनाम भारत संघ में जस्टिस वर्मा की रिपोर्ट के आधार पर फंडामेंटल ड्यूटी को यहां शैक्षणिक संस्थाओं में जो भी आपके शैक्षणिक संस्थान है, चाहे उच्चतर है या व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम है, इन सभी में इनको शामिल किया जाना चाहिए। सरकारी प्रकाशनों का सहारा लिया जाना चाहिए, जैसे कैलेंडर्स है, हम लोगों ने भी बात किया, सोशल मीडिया है, तमाम प्रकार के ऐसे संसाधन हैं जिसके जरिए हम अपने पर्यावरण के प्रति, अपने मौलिक कर्तव्यों के प्रति लोगों के अंदर एक जागरूकता फैला सकते हैं। इन्होंने यह भी कहा था कि 3 जनवरी को कर्तव्य दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए। किस तारीख को? तो 3 जनवरी को कर्तव्य दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए। कर्तव्य दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए। कर्तव्य दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए। अब इसके बाद में देखिए तो तमाम प्रकार के संसाधन हैं जिनका सहारा लेकर के ये काम किए जा सकते हैं। अब अगर बात करें, बहुत सिंपल सी बात एक है कि अगर हमारे संविधान में, मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों को नहीं शामिल किया गया तो बाद में इसकी क्या आवश्यकता थी? मौलिक कर्तव्यों को हमारे संविधान में शामिल करने के पीछे का उद्देश्य क्या रहा है? तो सबसे पहला उद्देश्य रहा है नागरिकों में एक अनुशासन की भावना को उत्पन्न करना। तो नागरिकों के बीच में अनुशासन की भावना को विकसित करने का एक पहला उद्देश्य था। साथ ही साथ नागरिकों में देशभक्ति की भावना को भी यहां पर लाना था। इसके अलावा देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना भी ये क्या है? हमारे देश के नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्यों के रूप में शामिल किया गया, और इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए भी हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया। इसके अलावा देखेंगे तो नागरिकों में राज्य के प्रति विभिन्न जो कर्तव्य हैं उनको विकसित करने के लिए, इसके अलावा लोगों में सद्भावना का जो विचार है उसको विकसित करने के लिए, ये तमाम ऐसे उद्देश्य थे जिनको प्राप्त करने के लिए हमारे देश के संविधान में इसको शामिल किया गया है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जो कि संबंधित था आपका फंडामेंटल ड्यूटी से। जैसे यहां पर हम लोग अगर एक पॉइंट की और बात कर लें, इसकी आलोचना क्या होती है? तो हालांकि आपको लिखने वाला एग्जाम तो देना नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आलोचना की बात करते हैं तो आलोचना का जो सबसे बेहतर एक आधार है वो यही है कि आखिर हमारे संविधान में इसको लागू किया गया है और ये अप्रवर्तनीय है। जिस तरीके से डीपीएसपी की आलोचना की जाती है उसी तरीके से फंडामेंटल ड्यूटी की भी आलोचना की जाती है, क्योंकि जब ये प्रवर्तनीय ही नहीं है, यानी कि इनको लागू ही नहीं करवा सकते, तो इनको शामिल करने का कोई खास फायदा दिखाई नहीं देता है। संविधान जो है वो देश का एक सर्वोच्च कानून है और संविधान के अंतर लिखी गई बात अगर पूरी तरीके से प्रवर्तनीय नहीं है तो उसको वैसे भी शामिल करने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। तो ये आप समझ सकते हैं कि जो भी आलोचना इसकी की जा सकती है। दूसरी एक पॉइंट और होता है कि इसमें जितने भी प्रावधान आपको देखने को मिलते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन जो आलोचना करने वाले हैं इसके आलोचक कहते हैं कि जितने भी ये 11 प्रावधान आपको दिए गए हैं ये सभी के सभी
वर्तमान में इनकी कोई प्रासंगिकता नहीं है और न ही इससे कोई खास फायदा मिलता है। जैसे अगर हम लोग पर्यावरण की बात करते हैं या फिर वन्य जीवों की सुरक्षा की बात करते हैं, तो इन सब का अगर प्रावधान फंडामेंटल ड्यूटी में न भी किया गया होता तो इन सभी से संबंधित विभिन्न प्रकार के एक्ट बनाए गए हैं और उन एक्ट से हमारे इन सभी उद्देश्यों की पूर्ति हो जाती है। तो ये अनावश्यक होता है फंडामेंटल ड्यूटी का जो प्रावधान आपको यहां पर किया गया है। तो ये सारी बातें जो हैं वो आलोचकों के द्वारा की गई हैं, लेकिन महत्व इनका बहुत ही अच्छे तरीके से है कि लोकतंत्र को सफल करने के लिए यहाँ पर कर्तव्य का एक जो दायरा होता है, कर्तव्य राज्य का जनता के प्रति और जनता का राज्य के प्रति कुछ कर्तव्य अवश्य होने चाहिए, उनका सही तरीके से दोनों एक दूसरे के लिए पालन भी करें और उनको माने। तो इस तरीके से फंडामेंटल ड्यूटी से संबंधित जितने महत्वपूर्ण पॉइंट हो सकते हैं उन सभी की चर्चा हम लोगों ने अपनी आज की क्लास में कंप्लीट कर लिया। क्लास आपकी ये छोटी थी, लेकिन आपको ये सारे पॉइंट जो हैं वो सवाल के रूप में मिल जाएंगे और मैं उम्मीद ये करूंगा कि जितने भी सवाल आपको आ रहे हैं उनका आप लगातार प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो अगली क्लास में हम लोग फिर से मिलेंगे और बात करेंगे भारतीय संसद की, जिसमें हम लोग संघ की बात करेंगे। संविधान का भाग 5 है, यहां से हम लोग अपनी बात को शुरू करेंगे और फिर इसके बाद हम लोग बात कर लेंगे इसमें जैसे राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, लोकसभा, राज्यसभा की बात करेंगे। तो इस तरीके से आपका जो पाठ्यक्रम है ये आगे की तरफ कंटिन्यू होता चलेगा। कोई समस्या हो तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखिएगा। अगले वीडियो में हमारी और आपकी फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।